हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडागा। ध्यान से सुनना सर, ये अपन इनकम टैक्स का 23rd नंबर का केस सिनेरियो कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 22 करा चुके हैं सर। बाप रे बाप, 22 केस सिनेरियो अपन कर चुके हैं। ये 23rd नंबर का। तो ध्यान दो, आराम से, इम्पोर्टेंट है। फोकस करो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। केस सिनेरियो में हमने सबसे पहले क्या सीखा सर? सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ते, ये मैंने बहुत बार सिखा चुका है, रिपीट कर करके थक चुका हूँ। प्लीज सीख जाओ, अब तो सीख जाओ। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. और जो मिस चंचल है, वो हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्सेशन, मतलब नॉर्मल चलना चाहती है, ठीक। इज मीन्स चंचल लाइबल टू टैक्स ऑडिट। तो एक टैक्स ऑडिट मतलब 44AB का क्वेश्चन है सर, ठीक। दूसरा, विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर एंड टू एन इंटीरियर डिजाइनर, मिसेस चंचल कंसल्टेड वेरियस ऑप्शन। TDS दिख रहा है सर, ये तो मेरे को 194C 194J और दोनों नहीं लगा तो 194M। अब वो चेक करना पड़ेगा सर अपन को, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, वो तो हमें देखना पड़ेगा, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। और अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो सेट ऑन सेट ऑफ वाली बातें भी है सर। और केस स्टडी पढ़ते, अच्छी केस स्टडी लग रही है। चंचल एज 45 years, प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा ऑफ हर ग्रॉस रिसिप्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अच्छा, 2 साल का डाटा दिया गया, ठीक है। शी इज एंगेज इन एजेंसी बिजनेस अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज टैरोट कार्ड रीडर, मतलब भविष्य बताती लोगों का। शी इज जनरली एंगेज इन कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट, वो दोनों करती है। तो इसका प्रीवियस ईयर 22-23 का ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन दिया हुआ है, और 23-24 का सर 98 लाख और 49 लाख। सर हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। तो उस केस में सर क्या इसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है? यस। क्या प्रोफेशन का भी 50 लाख से कम है? यस। तो क्या ये टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है? नो, टैक्स ऑडिट की बात ही नहीं आती सर। और एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता था कि सर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ये जनरली करती है, इसीलिए वो 10 करोड़ वाली लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है ना, इसीलिए वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। इज मिस चंचल लायबल टू टैक्स ऑडिट? नो, as the gross receipt from business and profession as per the specified threshold limit, below threshold limit है। आगे देखो, she paid an amount of 12 lakh to a contractor for polishing her old furniture in her self occupied residential property। oh my god, सर खुद के घर में पॉलिशिंग करा रही है ओल्ड फर्नीचर की, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो 194C एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा सर। क्यों सर? 194C बोलता है पर्सनल पर्पस में 194C एप्लीकेबल नहीं है, TDS की बात ही नहीं है। फर्दर ऑन 5/6/2023 शी हैज टेकन सर्विसेज फ्रॉम अ रिनोन्ड इंटीरियर डिजाइनर फॉर द सेम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लो, इंटीरियर डिजाइनर के सर्विसेज 194J। अब 194J जो है सर, अगर पर्सनल पर्पस है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो उस केस में 194J एप्लीकेबल नहीं होता, फॉर विच शी हैज पेड 2,50,000। तो भाई एक बात समझो, TDS वाला भी एक क्वेश्चन था। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटीरियर डिजाइनर, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस चंचल कंसल्टेड वेरियस पर्सन एंड दे हैव द फॉलोइंग व्यूज। तो देखो C और J तो एप्लीकेबल नहीं है। अब बात आती है M पे। M की बात तब आती है सर जब 50 लाख से ऊपर का पेमेंट हो। तो सर 50 लाख से ऊपर तो जाएगा ही नहीं पेमेंट, गया ही नहीं है सर पेमेंट। देख लो पेमेंट कितना है, 2,50,000। ये देखो, एक है 12 लाख, एक है 2,50,000, तो मुश्किल से 14,50,000 है। देखो, शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, ये तो गलत है ऑप्शन। शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194M, ना सर एप्लीकेबल नहीं है। शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर नाइदर अंडर 194C नाइदर अंडर 194J, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। She is not required to deduct tax at source under 194M since the payment does not exceed 50 लाख, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। अरे इसको ठीक तो कर लो, हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ। समझ आया? फिर हमसे कैपिटल गेन निकालने बोला। देखो सर, ऑन 28/5/2023 she sold one commercial property for 50 lakh. Stamp duty value on the date of registration was 58 lakh. Value adapted for the stamp duty was 54 lakh on the date of agreement. एग्रीमेंट वाले दिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 54 लाख।
पार्ट पेमेंट ऑन बाय अकाउंट पे, चेक वॉज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। लो भाई, एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे क्योंकि उस दिन अदर दिन कैश पेमेंट हो गया। तो सर 50 लाख प्लस 10% करोगे तो ये 55 लाख आ रहा है। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में कवर हो गई? यस। तो हमारा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 50 लाख। ठीक है, ये पहली चीज समझ आना चाहिए। इट वॉज परचेज फॉर 40 लाख ऑन 28/6/2019। ओके। अरे यार, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, अगर आप ध्यान दो तो सर डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, ये तो सर डेट ऑफ रजिस्ट्री है। सर डेट ऑफ एग्रीमेंट कहाँ दिया है? डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली बातें तो बोला ही नहीं है। नहीं, नहीं बोला है। एंड सर आप एक बात से देखो, वो खुद सामने से बता रहा है कि सर डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले हुआ है, बाद में रजिस्ट्री हुई है। तो अगर एग्रीमेंट पहले हुआ है तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमें कितने मंथ्स देखने होते हैं? 24 मंथ्स देखने होते हैं सर। तो इस केस में जहां तक मुझे लगता है कि सर डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले होगा, कुछ क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, बट डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले होगा। तो अगर ये पहले मानोगे तो उस केस में सर ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन होगा नहीं, क्योंकि आपको इससे भी समझ आना चाहिए। देखो CII 317 दिया हुआ है और 348 दिया हुआ है। 348 तो करेंट ईयर का हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 317 दे रहा होगा तो सर ये डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन का ही तो दे रहा होगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्री वाले दिन का। सर नहीं तो क्या मतलब होगा इसका देने का, बताओ। कहीं तो कुछ बता नहीं रहा इस क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को ना। मेरे हिसाब से सर शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ एग्रीमेंट पहले होना चाहिए, और डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर पहले होगी, ये तो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली बात है, तो ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म हुआ तो ये 50 लाख माइनस 40 लाख, 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्लियर नहीं किया है। तो यही ऑप्शन, और कोई तरीका पता भी नहीं चल रहा है सर। उसके बाद आगे देखो, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द अनलिस्टेड शेयर इज 5,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म से तो एडजस्ट नहीं होगा सर, ये होता है कैरी फॉरवर्ड। आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर चंचल इंकर्ड अ लॉस ऑफ 70 लाख वाइल ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव। क्या इसको नॉर्मल बिजनेस का लॉस माना जाता है? यस सर। तो हमारे पास इधर देखो, ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया है? आ गया। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। एक लॉस तो मिल गया मेरे को 5,50,000, ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। एज्यूमिंग दैट द बिजनेस इनकम, अच्छा बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला के भी तो 70 लाख ही होता है, और लॉस भी मेरे पास नॉर्मल बिजनेस का कितना है सर? 70 लाख ही है। तो सर सिंपल सी बात है, आपका लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? 5,50,000। ये ऑप्शन तो बकवास है, नो लॉस ये भी गलत है सर, और ये गलत है। समझ आया सर? आपको समझ आया? ये केस स्टडी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। मेरे को एक ही पॉइंट पे जो थोड़ा सा डाउट लगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले पॉइंट पे, बाकी तो सब चीजें ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारी सिर्फ दो ही केस स्टडी बची इनकम टैक्स में, 24 और 25, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा सर हमारा, ठीक है। तो साथ में रहो, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीजें, बहुत हेल्पफुल है ये सब चीजें। समझ आई बात? चलो, थैंक यू।